नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 36 हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट 37 करने जा रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट को सुबह का डोज लेना है रोज के रूप में बता रहे हैं। कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस सुबह के डोज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन किससे है? स्टैटिक्स से है। इसमें क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक बताना है। तो जब इस तरह का चार्ट दिया रहता है, इसी तरह का चार्ट एग्जाम में देगा। देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले करना ही होगा। अगर वैसा कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है इसका? देखिए, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 आ रहा समझ में, इंटू एच। यही इसका सूत्र है। जब आप सूत्र को लिख लेंगे ठीक, तो आपको दिमाग में ये आ जाएगा कि हमको क्या क्या ज्ञात करना है। आ रहा समझ में? अब देखिए, अब जब हम इसको लिख लिए हैं तो कैसे लिख लिए हैं? याद तो करना पड़ेगा, बिना याद का ये होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ट में चलते हैं। चार्ट में देखते हैं कि जो वर्ग संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो वर्ग की संख्या वाला रोज है उसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो ये 7 है। आ रहा समझ में? ये 7 जो है ये क्या है? ये F1 है। आ रहा समझ में? क्या है? F1 है। इसी को हम बहुलक वर्ग का बराबरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग का बराबरता बोलते हैं। तो हमको तो ये मिल गया, F1 मिल गया। अब क्या करना है? F0 हमको ज्ञात करना है। तो ठीक, वर्ग अंतराल यानी वर्ग बहुलक वर्ग के बराबरता के ठीक पहले वाली जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी? आपकी F0 हो जाएगी। आ रहा समझ में? कहने के लिए अगर एक बार और बता सकते हैं कि बहुलक वर्ग की बराबरता के ठीक पहले वाले ये संख्या क्या हो जाएगी? ये बताइए, F0 हो जाएगी। और बहुलक वर्ग की बराबरता के बाद वाली जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? इतना आ गया। हमको मिल गया F0, F1, F2 दो मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? यल निकालना है। तो बहुलक वर्ग की जो बराबरता है कौन है? 7 है। इसका जो वर्ग अंतराल होगा जो है उसका मिनिमम मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। ये भी हमको मिल गया। ठीक, अब हमको क्या क्या मिल गया? F0, F1, F2 मिल गया ये सारे। अब आता है एच। एच क्या है आपका? ये है वर्ग माप। ठीक, तो बहुलक वर्ग की बराबरता का जो वर्ग अंतराल होगा, एक होगा निम्न मान, एक होगा उच्च मान। ठीक, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है? वर्ग माप होता है। आ रहा समझ में? तो हम कैसे निकालेंगे इसको? घटा लेते हैं तो जितना आता है वो क्या होता है? वर्ग माप हो जाता है। तो कितना आ जाए? 55 में 40 गया 15, यानी वर्ग माप जो होगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। अब हमको सब मिल गया। आ रहा समझ में? तो जब सब मिल गया तो हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। चलिए रख देते हैं। यल कितना है? 40 है। F1 कितना है? 7 है। F0 कितना है? 3 है। F1 कितना है? 2 इंटू F1 कितना है? 7 है, 7। F0 कितना है? 3 माइनस F2 कितना है? 6। आ रहा समझ में? इंटू एच कितना है? 15 है। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ कितना होगा? 4 अपान ये 14 माइनस, देखिए माइनस माइनस दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो जोड़ लीजिए। 6 3 9 गुण कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इनको और सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा? 40 प्लस 4/5, यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा? 5 गुणे 15, तो क्या हो जाएगा? 5 यही 15। अब देखिए क्या हो जाएगा? 40 प्लस 4 3 के 12, तो कितना आ जाएगा? 52। यानी जो बहुलक इसका निकल के आएगा वो कितना आएगा? 52 आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इसको अच्छी तरह बता दें। क्योंकि बहुलक के 2 मेथड ही पूछे जाएंगे। एक तो साधारण सा सीरीज दे देगा, पूछ देगा बहुलक क्या है, तो वो आप जानते हो कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है यानी जो संख्या ज़्यादा बार आई हो वो बहुलक होता है। आ रहा समझ में? दूसरा ये होता है तो वो पूछने का चांस कम है, ज़्यादा चांस किसका है? इसका, इस तरह का पूछने के लिए, क्योंकि इसमें जो सूत्र होता है वो थोड़ा टफ है, ज़्यादा याद रहता नहीं है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा?
वो जान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 1 2 3 4 डैश डैश 1000 को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी संख्या होगी। क्या दिया है, देखिए दिया है 1 2 3 4 1000 तक, ठीक है। अब कह रहा है कि को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। आ रहा समझ में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाला डिजिट को देख लेते हैं, कितना है 1000 है। अब क्या करेंगे, 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। आ रहा समझ में। तो हम क्या करते हैं, करते चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी क्या हो जाएगा 200, ठीक। और फिर 200 है ना, तो फिर 200 को 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आ रहा समझ में। फिर से कीजिए, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और फिर 40 को क्या करेंगे हम 5 से, कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, फिर 8 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे बताइए, कितने बार में जाएगा 5 1 5, ठीक है। देखिए तब तक इसको हम डिवाइड करते हैं जब तक इस शेषफल ना आ जाए। तो देखिए यहाँ शेषफल आ जा रहा है कि नहीं, 3 आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे। आ रहा समझिए। अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे जितना आएगा वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए 240 8 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 1 9 4, यानी 249 जो होगा यही क्या हो गया, शून्यों की संख्या होगी, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिया है संख्या, लिख लेते हैं। क्या दिया है, 30 पे 15 गुणे 22 पर 11 गुणे 15 पर 24, ठीक है। इसका कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ज्ञात करने के लिए। आ रहा समझ में। देखिए क्या करते हैं, इसका कुछ ये पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का क्या होगा, 2 दूना 4 नहीं, 2 3 6 6 5 30। आ रहा समझ में। इसका कर लिए, इस पे घात कितना 15 है, गुणे। आ रहा समझ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 11 गुणे 2, 11 दूनी 22, इस पे 2 है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कितना है 3 5 15 24। आ रहा समझ में, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, देखिए 15 3 45, ठीक है। आ रहा समझ में। प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए, 11 11 कितना हो जाएगा 22, प्लस ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। आ रहा समझ में। ये क्या हो गया आपका, ये आ गया। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 10 10 5 15 को 5 हासिल 1 4 2 6 6 4 10 11, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो होगी वो कितनी आएगी 115 आएगा। आ रहा समझ में। अब बात आती है कि ये कहाँ से आ गया, 45 कैसे आ गया, आ रही कि नहीं बात। देखिए इसको भी हम बता देते हैं। ये दिया है ना 2 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में छोड़ के नहीं जाएंगे, डाउट क्लियर करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया 15, तो इसका मतलब होता है 2 पे 15, 3 पे 15, 5 पे 15। आ रहा समझ में, ठीक। देखिए जोड़िए, घात वाले जोड़ लीजिए, जो घात दिया था तो उसी को जोड़ा था। तो क्या होगा 15 15 30 15 45, घात वाला जोड़ेंगे सब। तो ये ऐसे भी यहाँ पे 11, यहाँ 11 11 कितना 22 हो गया। यहाँ पे देखिए 24 24 48, जितना गुणनखंड होगा उतनी घात होंगे। वो घात क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। आ रहा समझ में, क्योंकि लास्ट में कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं आएगा। आ रहा समझ में। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम जोड़ेंगे ये देखिए 15 + 15 + 15 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 में बेचता है तब वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो इसका हम बताए थे ट्रिक, वस्तु का लागत मूल्य। ये एकदम क्वेश्चन यही यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ में क्वेश्चन दे दिया था। तो इसका क्या बताए थे, 10 √x + 25। देखिए लाभ कह रहा है ना, प्रतिशत लाभ कमाता है। तो लाभ जब भी आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, -50 कर देंगे। आ रहा समझ में, बस यही करना है। आ रहा समझ में। ये केवल इतना रहेगा इसमें। देखिए यक्स कितना, वस्तु का मूल्य कितना कितना में बेच रहा है 24 रुपये में, तो 24 हो गया यहाँ पे, +25 -50, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़िए 5 4 9 2 दूना 4 -50। अब देखिए 10, ये कितने का है वर्ग 7 का है, तो हम क्या करेंगे 7 -50 कितना आ जाएगा 70 -50, और कितना आ जाएगा ये 20। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में। इसका आंसर कितना होगा 20 होगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा
अगर कह देगा कि हानि हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस जोड़ेंगे। नुकसान होता है तो लेना पड़ता है ना, जब आपके पास कमी होगी तो आप क्या करो, दूसरे से लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी यदि एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी देखिए ए बी सी, यानी ये क्या है, बराबर है। आ रहा समझ में? जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें एक भुजा दिया है, कितना दिया है, 4√2, तो ये भी तो होगा 4√2। ठीक है, तो कह रहा है कि कर्ण की लंबाई बताइए। तो देखिए ये जब समद्विबाहु हो रहा है दो, तो ये क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 90 अंश कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, या कहें तो 90 अंश के कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, एक लंब एक आधार, और उसके सामने उस कोण के सामने भुजा कर्ण होगी। आ रहा समझ में? हम इसको बार में बताते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका निकालें, इसका हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं कर्ण का। तो अब इसका हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब चलिए लगाते हैं एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 × 2 हो जाएगा ना, इसका गुणा करेंगे तो प्लस फिर यहाँ क्या हो जाएगा 16 × 2, यानी 16 दूनी 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी जो ये कर्ण है, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी कितनी होगी। कोई वृत्त है, 0 है, और व्यास कितना दिया है इसका, चलिए व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो ऐसे कर लेते हैं। ये पूरा ये 0 है, ये व्यास कितना 20 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आ रहा समझ में? पूरा व्यास जब व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 10 ही तो होगा, वही कर दिए 10 ये 10 ये। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी कितनी होगी। यानी कोई जीवा है, ठीक है, कितना है जीवा ये 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वही कि इसके केंद्र, वृत्त के केंद्र से ये जीवा की लंबाई कितनी है, मतलब इसकी दूरी कितनी है। आ रहा समझ में? जीवा से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये क्या है आपका 16 है ना, तो ये पूरा 16 है, ये मान लेते हैं ये है बी है, और ये मान लेते हैं सी है। तो जब ये भी पूरा 16 है तो ए सी कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आ रहा समझ में? देखिए 2 बराबर भाग में बांट रहा है, एक ये तो ये कितना 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका मान निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू, अब लंब हम माने क्या माने एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर। आर समझ में क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64, 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 36। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो ये लंबाई होगी, मतलब ये दूरी जो होगी जीवा की केंद्र से, वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। भुजा दिया है, कितना दिया है भुजा 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है √3/2 इंटू भुजा। आ रहा समझ में? यही होती है। तो चलिए लगा लेते हैं, √3/2 भुजा कितना है 12 है, 12 रख दिए, 2 छक्की 12, यानी 6√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि एक दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस लिख लेते हैं ठीक है, लिख लेते क्या दिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस
a+1 ax+b, ठीक है। और कह रहा है शून्य का इतना इतना दिया है, यानी शून्य का मतलब अल्फा दिया है कितना, -2, और बीटा कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका मान ए और बी का मान बताइए। सारा समझ में, तो हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम क्या करते, देखिए एक्स का गुणांक कर रहा है तो माइनस होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा a+1। आ रहा समझ में, अरे भाई यही होता है एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए तो एक्स का गुणांक पर रहा तो ये एक्स का गुणांक ये हम लिख लिए, अपान एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 1 है। आ रहा समझ में, तो हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, ठीक कुछ नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अल्फा कितना है, देखिए -2 प्लस और बीटा कितना है 3 इक्वल टू क्या करेंगे -1। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए कितना आएगा 1 इक्वल टू -a, आइए क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, a इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा ना, ये इधर आ रहा है प्लस हो गया, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 पहले था, माइनस और चला जाएगा तो a इक्वल टू -2 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम क्या किए, इसको इधर लेके आए प्लस हो गया है और इसको उधर लेके आए माइनस, ठीक चिन्ह बदल गया है यहाँ पे अंदर का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी की वजह से हालत खराब है। अब देखिए क्या करेंगे, अब तो ये योगफल निकल गया, अब गुणनफल हम निकालते हैं तो एक्स इंटू क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, सी का गुणांक, सी का गुणांक यही है ना, देखिए ए बी सी, तो सी का गुणांक होता है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बी लिख ले रहे हैं, और अपान क्या होता है एक्स। आ रहा समझ में, देखिए ये गुणनफल का मतलब होता है कि सी का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक की जगह क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि 1 दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा कितना दिया था -2 इंटू बीटा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बी इक्वल टू -6, ये क्या हो गया। अब देखिए ए बराबर कितना आया -2 और बी बराबर क्या आया है -6। आ रहा समझ में, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। कह रहा है 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ट्रिक बताए थे कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज की विकर्णों की संख्या यानी n इक्वल टू क्या होता है n इंटू n-3/2, ठीक है। ऐसे ही एक और आता है हाथ मिलाने वाला, कि अगर 10 आदमी है एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी तरह का ट्रिक लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, यहाँ 1 लिखा रहता है। आ रहा समझ में, क्यों 1 लिखा रहता है ये भी बता देते हैं। देखिए जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो उसकी जो मिनिमम संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए बहुभुज कह रहा है, देखिए 3 भुजा रहेगी तभी वो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, यानी कोई आकृति बनेगी, नहीं तो उससे कम रहेगा तो नहीं बनेगा। तो मिनिमम वाला क्या है 3 है ना, तो हम यहाँ पे हम 3 रख दिए हैं, ठीक है। वैसे जब हाथ मिलाया जाता है तो हाथ मिलाने वाले में भी क्या होता है, मिनिमम देखा जाता है कि संख्या कितनी हाथ होगी, एक होती है कि नहीं, दो हाथ होता है आदमी के पास, एक उसकी कम से कम संख्या होती है। तो इसलिए वहाँ पे हम वन रख देते हैं। आ रहा समझ में, तो वैसे निकालते हैं। तो यहाँ चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बहुभुज की संख्या कितनी है, 12 भुजाओं वाला कह रहा है, ठीक है। तो 12 भुजा है, यानी n इक्वल कितना है 12 है, तो हम 12 रख देंगे, हो जाएगा 12 गुणे 12-3/2, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए 2 छक्की 12, यहाँ क्या जाएगा 9, 6 9 54, इसकी संख्या कितनी आएगी 54 आएगी, यानी भुजाओं की संख्या जो होगी वो, ठीक है। भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, सॉरी विकर्णों की संख्या कितनी आएगी 54 आएगी। आ रहा समझ में, चलिए इसको हटा दीजिए, यहाँ पे विकर्णों की संख्या इतनी आ गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भुजा 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समचतुर्भुज नहीं, आप लोग तो इसको बनाना अच्छी तरह जान गए होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। उसमें कह रहा है एक भुजा जो है मान लेते हैं ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक विकर्ण दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल
बटे 2, या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक पहला विकर्ण बटे दूसरा विकर्ण बटे 2। आ रहा समझ में? तो वही होगा। देखिए विकर्णों का गुणक एक ही विकर्ण हमको मालूम है, दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो देखिए दूसरा विकर्ण हम बना दे रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये पूरा विकर्ण AC 10 है और ये दूसरा विकर्ण है वो कहाँ काट रहा है, वो बिंदु पे काट रहा है। तो जब दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण को काटेगा तो वो विकर्ण क्या होगा, 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। आ रहा समझ में? ठीक। अब देखिए ये जो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। आ रहा समझ में? इतने का बन गया। तो 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं क्या होती हैं, एक लंब एक आधार होती हैं। कहने के मतलब वो त्रिभुज जो बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक। तो देखिए ये 5 है, ये 13 है। तो हम बताए थे जब 5, ये देखिए कर्ण है ना, कर्ण क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा क्या कर्ण होती है, और ये मान लेते हैं लंब है, तो आधार कितना आएगा, आधार 12 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो जो होता है वो यही होता है। अगर 5 और 13 दिया है तो समझ जाइएगा तीसरा जो संख्या आएगी वो 12 आएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे और उससे निकालेंगे, इसको आधार मान लेंगे, चाहे लंब मान लेंगे, इसको कर्ण, ये तो कर्ण रहेगा, इन सब में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 अंश बनाने वाली जो संलग्न भुजाएं होती हैं, एक लंब और एक आधार होती है। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। आ रहा समझ में? अब देखिए ये पूरा 10 था AC, ये कर्ण, और दूसरा कर्ण ये इतना मिला है जब 12, मतलब OB, ठीक है, OB कितना मिला, 12। तो ये बताइए B और D ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दूना नहीं हो जाएगा इसका, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए एक विकर्ण मिला है 10 पहले से दिया है, एक मिल गया 24, बट क्या कर देंगे अब 2 कर देंगे, तो कितना जाएगा 12, यानी 12 में 120 क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को 1 से 14 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल 21 आता है। यदि इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 114 जो है ना 19 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम क्या करते हैं, 110 विभाजित करने में जो शेषफल आया है कितना आया है 21 कर आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 19 से भाग दे देंगे। भाग दे देंगे, जितना शेष आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा। तो इसका 2 आ रहा है तो ये क्या होता है, इसका शेषफल निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, तो द्वितीय संख्या प्रथम संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो हम बताए थे इस तरह की जब संख्या दी गई है, इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करेंगे हम। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, दो संख्या एक तीसरी से क्रमशः इतना इतना कम हो, तो जब दो संख्याएं, ठीक है, एक तीसरी संख्या से कम की बात की गई हो, तो जब कम की बात की गई हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या होती है ना, मतलब दूसरी प्रतिशत वाली जो संख्या उसको ऊपर लिखते हैं। देखिए पहला प्रतिशत क्या दिया है ये देख लेते हैं पहले। पहला प्रतिशत कितना दिया है 30%, कम है दोनों, ठीक है। और दूसरा दिया है कितना दिया है, दूसरा 40%, ये भी क्या है, कम है। और तीसरा कह रहा है ना, देखिए कह रहा है तीसरे से, दो संख्या तीसरे से इतनी इतनी कम है, यानी तीसरा जो होगा क्या होगा 100% होगा, ठीक है। इससे 40% ये कम है और ये कम है, ठीक। तो हम बताए थे इस तरह की जब क्वेश्चन दिया हो कम वाला, तो हम क्या करते हैं, द्वितीय प्रतिशत को सबसे पहले लिख लेते हैं, सारा समझ में, ठीक। तो देखिए ये कितना 40 है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। भाई 40 कम है तो 60, तो इसका बचेगा, देखिए 60 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 70, उन्हें क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सारा समझ में। कम अगर रहेगा तीसरी संख्या से तो दूसरे को ऊपर लिखेंगे और पहले को नीचे रखेंगे, वहीं पे अधिक होता तो पहले को ऊपर लिखते हैं और दूसरे को नीचे लिखते हैं। सारा समझ में। चलिए इसको लगाते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा 600/7, ठीक है। अब क्या करें, इसका लगाएंगे 7 8 56, ठीक है। कितना बचेगा 4, 7 बचे 35, यानी कितना हो जाएगा 5, सही। इतना प्रतिशत क्या होगा, इसका आंसर होगा। सारा समझ में, ठीक। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब हम समझा चुके हैं, जब थ्योरी इसका पढ़ा रहे थे तो रेगुलर क्लास में ये सारी चीजें बताए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए कह रहा है एक प्रकार की वस्तु पर 20% कर घटाया जाता है तथा उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाती है तो राजस्व प्रभाव है। देखिए कुछ नहीं करना है, घटाया है या फिर क्या किया है 15% बढ़ा दिया, तो देखिए माइनस प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 × 15/100 कितना आ जाएगा, 20 बचे 100,
15। यहाँ देखिए किसका मान ज़्यादा है, माइनस का है, तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा -8। ठीक है, यानी 8% जो होगी क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब क्या होगा, घटती है या कभी। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देने पर भी 20% कमाता है, तो 450 क्रय मूल्य की वस्तु पर अंकित मूल्य है। तो इसके लिए हम बताए थे, कुछ नहीं बताए थे कि x गुणे द्वितीय प्रतिशत अपान प्रथम प्रतिशत। ठीक, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे दिमाग बढ़ जाएगा। देखिए कितना क्रय मूल्य है 450 और दूसरा कितना दिया है 20% कमाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 120 अपान, और छूट कितना दे रहा है 10%, तो 90 हो जाएगा, प्रथम वाला है। ठीक है, इसे रख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 9 पचे 45, 12 पचे 60, यानी 600 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा अंकित मूल्य। लगाने के लिए तो इसके बहुत तरीके हैं, कई तरीकों से इसको लगाया जा सकता है। आरस में तो हम क्या करेंगे, इसी पे रख देंगे। ठीक, चलिए आरस में क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, 10% छूट देने पर 20% कमाता है। ठीक, तो क्या करें, कमाता है यानी क्या अधिक। चलिए कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो लगभग सारे क्वेश्चन इस तरह करेंगे तो लगाना पड़ता है। देखिए उसके बाद कर रहा है, दिए गए साधारण असमित आंकड़ों का बहुलक माध्य इतना है तो मध्यमान क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है, बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया है 18, और माध्य दिया है 24, और मध्यमान पूछ रहा है यानी माध्यिका पूछ रहा है। तो याद कीजिए इसका कोई फार्मूला है कौन सा फार्मूला, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये वाला फार्मूला हम बताए हैं, इसको याद कर डालिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि तीनों सिलेबस में दिया माध्य माध्यिका बहुलक, तो हो सकता है कि ये सूत्र पे आधारित क्वेश्चन दे दे। ठीक, देखिए बहुलक कितना है 18, माध्यिका क्या करना है निकालना है। देखिए 2, माध्य कितना है 24, लगाइए 18 3x, यहाँ क्या 24 दूनी 48। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ जाएगा 18 प्लस 48 इक्वल टू 3x, जोड़िए 8 8 16 का 6 80 4 1 5 1 6 3x। आ रहा समझ में। ठीक, 8 8 16 4 1 5। ठीक, अब इसको कीजिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 66 3 3 बन जा 3, यानी x इक्वल टू कितना आएगा 22, यानी जो माध्यिका निकल के आएगा वो कितना आएगा 22 आएगा। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 और 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का मौसम पूछ रहा है। 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 पहला है, और दूसरा है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताइए। मौसम के लिए जो कॉमन रहेगा वही क्या जगह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए लगा लेते हैं, 20 सेकंड है 20 है, 5 को 20 आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 x प्लस 1। साल कीजिए 20x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x। गुणनखंड करना आपको आता होगा, या चाहे अगर नहीं आता होगा तो भी इसको ठीक से समझेंगे तो आ जाएगा। मेंस देने जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो आता ही होगा। यहाँ से क्या निकलेगा 5x क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 1 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 अपान, देखिए एक में ये कॉमन है तो लिख लीजिए, और जो बच गया उसको लिख लेते हैं 5x माइनस 1। ठीक है, वैसे इनका कर लीजिए गुणनखंड, गुणनखंड के कितना होगा जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 x प्लस 1। अब ये 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 पेयर बना लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से क्या निकलेगा 5x, क्या बचेगा देखिए 5x निकलेगा तो x माइनस 1, और यहाँ पे 1 निकलेगा तो जाएगा x माइनस 1। तो कॉमन जो है उसको लिख लीजिए x माइनस 1, और जो बच गया उसको लिखिए 5x माइनस 1। अब देखिए दोनों में मतलब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो देखिए ये और ये क्या है कॉमन है, दोनों में है, तो यानी मौसा बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर
सही उत्तर से 55 अधिक था। देखिए कोई विद्यार्थी है, उसको कहा गया है किसी संख्या में 3/8 से गुणा करने के लिए। तो मान लीजिए वो संख्या x है, x में 3/8 से गुणा करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस संख्या में 3/8 से भाग दे दिया है। ठीक, तो जब भाग दे दिया है तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये x/3। ठीक है, कह रहा है कि 55 अधिक आ रहा है, सही उत्तर 55 अधिक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तभी ना आएगा। तो ये संख्या क्या करेंगे, इस संख्या में से इसको हम घटा देंगे, ये भी क्या हो जाएगा 3x/8 ही तो होगा। सारा समझ में, क्यों हम घटाएंगे, क्योंकि कह रहा है सही उत्तर से 55 अधिक है, तो घटाएंगे तभी तो आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 8x/3 माइनस 3x/8 इक्वल टू 55, यानी इसमें से हम क्या किए हैं, इसको घटा दिए। क्यों घटा दिए, क्योंकि ये मान ज़्यादा है, देखने से भी पता चला 3x है और ये 8x है। चलिए तो अब हम घटाएंगे, देखिए क्या एलसीएम लीजिए कितना होगा 24। ठीक है, तो 3×8 = 64x माइनस 9x इक्वल टू 55। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाइए, कितना हो जाएगा 55, बताइए 64 में से 9 जाएगा, कितना होगा 55 होगा। x यहाँ क्या हो जाएगा 55 × 24, ये इधर जाता है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 55 × 24/55, 55 काट दिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए हमको मिल गया, ये 24 मिल गया, आ रहा समझ में। लेकिन अभी इसका आंसर नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहा है तो सही उत्तर है, सही उत्तर पूछ रहा है क्या है। सही उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, x कह रहा है किसी संख्या को इतने से कह रहा है गुणा करने के लिए 3/8 से, तो वो संख्या हमको मिल गया ना 24। तो अब क्या करेंगे, उस संख्या 24 गुणे, इसी में ना कह रहा था 3/8 से गुणा करने के लिए, तो 3/8 से गुणा कर दीजिए, आ रहा समझ में। तो 8 3 24 और 3 3 का 9। अब क्या हुआ, ये सही उत्तर आया 9, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा था इस संख्या में 3/8 से गुणा करने के लिए कहा है, लेकिन वो क्या किया है, भाग कर दिया है। पहले हमको संख्या ज्ञात करना पड़ता कि नहीं, जो संख्या कौन सा, तो वही हम संख्या ज्ञात किए, तो 24 आ गया है। अब क्या कर रहा है, अगर कहता है कि संख्या कितनी है तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन कह रहा है सही संख्या कौन सा है। सही, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि सही उत्तर है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उस संख्या को 3/8 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान -175 डिग्री, माइनस नहीं हुआ, केवल 175 डिग्री है, हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अंतःकोण का मान दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज के अंतःकोण कहिए या प्रत्येक अंतःकोण कहिए, अगर दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2n-4 × 90/n। आ रहा समझ में। देखिए आपको यहाँ पे हम अंतर बता दे रहे हैं, अगर प्रत्येक अंतःकोण क्यों दिया है तो आप क्या करोगे, बटे n कर दोगे। ठीक है, अगर देता है यहीं पे अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कहता तो आप बटे n नहीं करते, केवल इतना लिखते बस। ठीक है, दोनों बता रहे हैं आप कंटिन्यू। अंतःकोण कितना दिया है, अंतःकोण दिया 175। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, बताइए 90 है, 9 दूनी 18, 180 n प्लस 9 चौको 36, 360, क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब n इधर लेके आइए, 175 n 180 n, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर लेके आते हैं, तो 360 डिग्री 180 n माइनस 175 n। ठीक है, तो 360 ये कितना हो जाएगा, हाइफ n हो जाएगा, तो n इक्वल टू 360 बटे 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 72 होगी। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाहिने के अंक का 2 गुना है, यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। बताए थे इस तरह की संख्या हो तो हम क्या करते हैं, स्थान बदलने वाला रहता है तो हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से क्या कर रहा है, देखिए दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, मतलब जो दहाई है अगर 1 है तो इकाई क्या है 2 है, यही कह रहा है, यानी इकाई का अंक जो होगा वो 2 गुना होगा। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन में से हम लगाएंगे। देखिए पहला है 24 है, 24 भी हो जाएगा, दूसरा है वो भी सही है। ठीक है, ठीक है, और सब में मतलब वैसी संख्या दी गई है। अब देखते हैं किसमें, जैसे दिया देखिए
24, इसको वैसे भी लगा सकते थे लेकिन ऑप्शन से आ जाएगा तो क्या जरूरत है उधर लगाने के लिए। 24 दिया है और 12 दिया है और 48 दिया और 36 दिया है। आ रहा समझ में? तो कह रहा है 27 से जोड़ दें। इन संख्याओं में अगर हम 27 से जोड़ रहे हैं तो उनका स्थान क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, आपस में बदल जाते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, 27 जोड़ देते हैं। 7 4 11 के 1 हासिल, 1 2 2 4 1 5। ठीक है, ये भी स्थान नहीं बदल रहा है। स्थान बदलने का मतलब ये होता है ये 4 है ना, ठीक है 4 है तो ये यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। इस तरह का तो नहीं हो रहा है। देखिए जोड़ने पे, इसमें भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसमें भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसमें हम जोड़ते हैं। देखिए 27। ठीक, तो देखिए 7 6 13 का 3 हासिल, 1 3 2 5 1 6, क्या हो गया, देखिए 36 था और जब 27 जोड़े हैं ना तो 63 हो गया, बदल गया। यानी 3 की जगह पे 6 और 3 की जगह पे 6 आ गया, 6 की जगह पे 3 आ गया, 36 आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो 63 होगा। इस तरह का जरूर ऑप्शन आप देख लीजिएगा। हम बता रहे हैं तो समय लग रहा है लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो समय नहीं।